Hello students, I hope you all are good. Today we discuss class 12 Indian Economic and Development National New Economic Policy. Today we discuss achievement of NEP means क्या क्या achievement की NEP की. ओके क्या क्या हमने उस टाइम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू अचीवमेंट की थी. ओके तो फर्स्ट वी डिस्कस इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी. जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% इन 1991 टू 7.6% 2015-16 में 1991 में हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन की गई थी वो थी 5.6%. ओके जो 15-16 में 7.6 रह गई. वो किस तरीके से रह गई, उसका रीज़न ये था कि जब हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही थी तो काफ़ी सारे चेंजेस आए थे. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारी हमने ख़त्म की थी. बहुत सारे लोगों को ऑफर दिया था वर्क करने के लिए, है ना. फिर 19 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके बाद जस्ट जब कैलकुलेट किया गया था जीडीपी वो बिल्कुल डाउन चली गई थी. वो 1.1 रह गई थी. उसके 5 साल बाद ही तुरंत जब कैलकुलेट किया गया था तो हमारी जीडीपी बढ़ गई थी, 5.4 हो गई थी. 95 है यहाँ पे. ओके 95, 7.62. So first point is clear. After that, second है rise in foreign exchange reserve. The economic increase means क्या हुआ था जब हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे किस तरीके से बढ़े थे. ये रिवाइज करिए आप एक बार. जब हमने फॉरेन एक्सचेंज वाला टॉपिक लिया था तो हमने क्या किया था, हमने सब कि आप इंडिया में आइए, आप यहाँ पे ट्रेड करिए, हम आपसे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, आप फ्री हैं यहाँ पे आके वर्क करने के लिए. तो क्या हो रहा था, जब फॉरेनर इंडिया में आएंगे तो वो अपना डॉलर, यूरो, पाउंड इंडिया में देंगे और इंडिया की करेंसी लेके जाएंगे, जिससे क्या हुआ हमारा रिजर्व बढ़ गया. इकोनॉमिक इंक्रीज कितनी हुई थी, डॉलर जो कितने थे 3,362 थे वो बढ़कर कितने हो गए 25,186. मीन्स 3,000 से 25,000 मिलियन तक बढ़ गए थे वो. सो इतने इंक्रीज हो गए थे क्योंकि उस टाइम हमने सारी बाउंडेशन ख़त्म कर दी थी. हमने लोगों को इंडिया में आके ट्रेड करने के लिए इनवाइट किया था. जो सारे कस्टम्स थे, जो सारे टैक्सेस थे, उनसे उन्हें फ्री कर दिया था. नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम द मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज मीन्स बाहर के लोग आके इंडिया में इजीली इन्वेस्ट करने लग गए थे. और ये कैसे आया था, जो मैंने आपको कराया था कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर बैंक डाल दिए गए थे. तो क्या हुआ था, जब प्राइवेटाइजेशन के अंदर बैंक भी आ गए थे, प्राइवेट बैंक आए थे, तो क्या है वो उन्होंने वो इजी इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करने लगे और हमने जो टैक्सेस थे उनको कम कर दिया. जब हमने उन टैक्सेस को कम कर दिया तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा बचने लगा. जब लोगों के पास पैसा बचने लगा तो उन्होंने क्या किया, मीन्स अपने खर्चे भी पूरे किए और इन्वेस्टमेंट किया. और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के लोग भी आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ, कोटा ये सब हटा दिए थे. तो ये इंक्रीज हो गई थी. जो क्या इंक्रीज हो गई थी 100 मिलियन इन 1995 तक ये इंक्रीज हो गई थी. ओके फोर्थ पॉइंट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम 17% in 1990 and 65% in 2001. जो इन्फ्लेशन की रेट थी, जो महंगाई की दर थी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद पहले इंडिया में महंगाई की दर 17% थी, इतनी ज़्यादा थी. तो क्या हो गई थी इन्फ्लेशन रेट मीन्स पहले क्या होता था, गिने चुने लोग प्रोडक्ट बनाते थे, तो गिने चुने लोग प्रोडक्ट बनाते थे, मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं था,
तो उसी के अनुसार कस्टमर अपने आप को एडजस्ट करता था कि हाँ हमें इसी के साथ सर्वाइव करना है। और अब मीन्स पहले जो बनाते थे वही कस्टमर खाते थे, अब क्या है जो कस्टमर खाते हैं वो बनाते हैं। मीन्स ये है कि इस जिस चीज़ की मीन्स सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उस अकॉर्डिंग है, तो क्या हो गया प्राइस की वैल्यू कम हो गई। तो जब प्राइस की वैल्यू कम हो गई तो हमारी इन्फ्लेशन रेट महंगाई की दर भी कम हो गई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो क्या है हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, चीज़ों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ओके, और उतनी डिमांड नहीं है। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब प्राइस और उसमें वो विपरीत है, मीन्स रिवर्स वैल्यू का वर्क करता है, ओके। तो क्लियर इट। आफ्टर दैट फिजिकल डिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑल्सो रिड्यूस टू 85% टू लेस देन 5%। जो फिजिकल डिफिट्स थी इकोनॉमी की वो भी कम हो गई, कैसे 85 to 5%। फिजिकल डिफिट्स मीन्स हमने उस टाइमिंग में कोटा, टैक्सेस, कस्टम, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी। बाहर के लोगों को कहा था कि कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, आप सामान बनाकर इंडिया में भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया वाले अपने सामान को भेजने लगे। इससे क्या हुआ, जो हमारा फिजिकल डिफिट्स था वो क्या हुआ, कम हो गया। 85% से घटकर कितना रह गया, 5% हो गया। द डिफिट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कम अंडर द कंट्रोल। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था डिमांड एंड सप्लाई का वो भी बैलेंस हो गया। पहले बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था, क्योंकि क्या था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्री कम थी, मशीनरी कम थी, हम बाहर से एक्सपोर्ट कम करते थे, मीन्स एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे, इंपोर्ट करते थे। तो इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो क्या था, इंपोर्ट मोर देन था, एक्सपोर्ट नहीं था। तो हमने अब क्या हो गया, इंपोर्ट भी था और एक्सपोर्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया था। इससे क्या हुआ था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो गया था, ओके। 7th है, ये इसी का ही पार्ट है बेटा, 7th इसी में ही है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इंक्रीज, ठीक है। मीन्स जब हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी तो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में स्टार्ट हो गया था, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा था और हमने कम कर दी थी एक्सपोर्ट ड्यूटी, ख़त्म कर दी थी एक तरीके से। जिससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे और हमारे यहाँ भी न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी, हमारे लोगों को भी नई जानकारी हो गई, उन मशीनों को चलाना आ गया, वो भी काम करना सीख गए और हमने क्या किया, अपने यहाँ की चीज़ें एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दी। अब देखिए हर चीज़ के दो है, मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी हैं। लेट्स सी व्हाट्स डिमेरिट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स जो हमारा देश था, जिससे हम अंग्रेज़ों के टाइम में भी हम उसी को लेके थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नेग्लेक्ट बिकॉज एनईपी एम्फेसिस आईटी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। आईटी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर आने से क्या हो गया था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे उस पर। हम इंडस्ट्रीज़ में लगे थे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, ग्लोबलाइजेशन में लगे थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में उलझे थे, बट हमने एग्रीकल्चर को उस टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको बिल्कुल छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ जॉब हैज़ बीन रिड्यूस। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, आप आज कर रहे हो शाम को जॉब रहेगी नहीं रहेगी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सब क्या चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, 30-40 साल में जॉब करूँगा तो उसकी सिक्योरेंस हो, मीन्स सिक्योर रहे। बट जबकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ऑप्शन होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बट उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। सो नेक्स्ट सिक्योरिटी ऑफ द जॉब हैज़ बीन रिड्यूस, वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इन्वेस्टमेंट राइट हैज़ बीन डिक्लाइन। जो हमने स्मॉल स्केल थे, कॉटेज थे, वो भी हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी, जो एक कपड़ा हाथ से बनाया जा रहा है 6 महीने में तैयार हो रहा है, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। नेक्स्ट है रूरल एरिया पर अंडर डेवलपमेंट। मीन्स बात वही की हुई, हम जो अमीर लोग थे, जो रिच थे वो रिचेस्ट हो गए, जो लोअर थे और ज़्यादा लोअर हो गए, दोनों को ही पुश किया गया। जो रिच था वो रिचेस्ट हो गया, जो लोअर था वो लोवेस्ट हो गया। मीन्स दोनों ही बैलेंस और बिगड़ता गया, गैप ज़्यादा आ गया दोनों के बीच में।
दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वॉज अनफेवरेबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मीन्स जो डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी वो अनफेवरेबल हो गई।